हेलो गाइस एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज जो ये हम लोगों का क्लास होने वाला है, आखिरी क्लास होने वाला है मैट्रिक्स चैप्टर का, और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मैथमेटिकल वर्ड्स के फॉर्म में दिए होंगे। वहाँ पे आपको कोई मैट्रिक्स नहीं दिया रहेगा, आपको मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा, आपको ऑपरेशन करना होगा। क्लियर है? तो आज उन क्वेश्चंस को बनाएंगे और ये लास्ट क्लास होने वाला है। आज हम लोग टाइप 6 को, अगर टाइप में बोला जाए तो टाइप 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो टाइप 6 को स्टार्ट करने से पहले टाइप 6 में सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और फिर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, एक बार हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका वैल्यू क्या है 3 1 -4 -1। अब हम लोगों को बोल रहा है सो दैट ए का पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या किया है, एक मैट्रिक्स का वैल्यू दिया है और हम लोगों को एक रिलेशन दिया है। कोई अगर मैट्रिक्स ए के फॉर्म में है, अगर उसका जो भी पावर है, तो पावर पे वो एलिमेंट कैसे डिपेंड कर रहा है, इसके बीच में एक रिलेशन दे दिया है और हम लोगों को बोल रहा है कि इसको प्रूव करिए, ये रिलेशन सही है। अब कैसे प्रूव करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये 11th साइंस का एक चैप्टर है, पोर्शन है, जो प्रिंसिपल इंडक्शन इसको बोला जाता है। उसमें बेसिकली सारे रिलेशन को प्रूव करने के लिए बोला जाता है। कैसे करते हैं प्रूव, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो LHS साइड में क्या हो जाएगा, a का पावर 1, n का वैल्यू आपको 1 रखना है, मतलब जहाँ भी n दिखे उस रिलेशन में वहाँ पे 1 रख देना है। तो a का पावर 1 इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 क्या हो जाएगा 3, लेकिन अभी सिर्फ ये क्या हो जाएगा -4 × 1 1 1 - 2 × 1। अब ध्यान से कैलकुलेट करिए, देखिए 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, -4 × 1 क्या होगा -4, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 - 2 क्या होगा -1। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में भी ध्यान से देखिए, a का वैल्यू वो खुद दिया था। इसका मतलब इस रिलेशन में कुछ तो बात है, क्योंकि हमने जैसे ही n = 1 रखा तो एग्जैक्ट हम लोगों का a का वही वैल्यू आया है। मतलब ये रिलेशन n = 1 के लिए तो सही है। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि n का हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये रिलेशन सही होगा। कैसे प्रूव करते हैं उसको समझिए। हम लोग n का वैल्यू अब m रखते हैं, कोई भी एक वेरिएबल आप मान सकते हो, लेकिन हम लोग अभी जनरली n का वैल्यू m सपोज कर रहे हैं। तो n का वैल्यू m रखने पे ये क्या हो जाएगा, LHS साइड a का पावर m इज इक्वल टू, अब जहाँ भी n दिखे वहाँ पे m रख देना है सिंपली। तो 1 + 2 × n के जगह m, तो 1 + 2m हो गया, -4m हो गया, m हो गया, 1 - 2m हो गया। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है कि हम लोगों को m+1 टर्म के लिए दिखाना होगा कि हाँ ये जो रिलेशन है वो सही है। अगर हम वो प्रूव कर पाए कि जो रिलेशन हमने निकाला है वो सही है, तो ये जो जनरल रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो जनरल रिलेशन n के किसी वैल्यू के लिए भी सही होगा। कोई भी वैल्यू आप रखिएगा वो सही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब n का वैल्यू m था तो हमने m रखा, तो अगले टर्म, जस्ट अगले टर्म के लिए प्रूव करना रहता है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n = m+1। अब इसी के लिए प्रूव करना है। LHS साइड में क्या आएगा, ध्यान से देखिए, a का पावर m+1 आ जाएगा, क्योंकि यही तो n है। अभी n का वैल्यू क्या है m+1,
तो a का पावर m+1 LHS में आ गया। RHS में क्या हो जाएगा, ध्यान से कैलकुलेट करिए। तो 1 + 2 इंटू m+1 -4 इंटू m+1 m+1 1 - 2 इंटू m+1। अब इसके वैल्यू को निकालते हैं। तो अब क्या करना है, हम लोगों को जनरल ये प्रूव करना रहता है कि a का LHS साइड में जो वैल्यू आएगा वो बराबर होगा RHS साइड के वैल्यू के बराबर होगा। अब RHS साइड के वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको। 1 + 2m + 2 -4m -4 m+1 1 - 2m -2। तो LHS में हम लोग RHS में हम लोगों को वैल्यू क्या आ गया, 3 + 2m -4m -4 m+1 1 - 2 है, तो 1 - 2 क्या होगा, -1, तो -2m -1। ये हम लोगों को RHS सॉल्व करने पे वैल्यू मिला। RHS में हमने कैसे सॉल्व किया है, n = m+ रख के हमने वैल्यू को निकाला है। अब वही वैल्यू हम लोगों को LHS में चाहिए। अगर दोनों वैल्यू सेम होगा तब प्रूव हो जाएगा, अगर सेम नहीं होगा तो ये जो रिलेशन है वो सही नहीं माना जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, LHS में क्या है, a का पावर m+1। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए था वो तो RHS का मिल गया है, तो उसको रहने देते हैं सिर्फ। अब ध्यान से देखिए, LHS में क्या था हमारा, a का पावर m+1। कॉपी में आप जो वो स्टेप था उसको लिखने के बाद फिर ये LHS RHS निकालिएगा। क्लियर है। तो LHS में a का पावर m+1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू a। ध्यान से देखिए, a का पावर अभी क्या है 1, और बेस सेम रहने पे पावर ऐड हो जाता है, तो a का पावर m+1 हो जाएगा। अब मेरे को बताइए, क्या हम लोगों को a का पावर m का वैल्यू मिला था या नहीं। तो हमने तो रब भी कर दिया, तो जल्दी से अब निकालना होगा फिर से a का पावर m का वैल्यू। तो a का पावर m का वैल्यू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n दिखे वहाँ पे m रख देना है। 1 + 2m -4m m 1 - 2m। तो ये था हमारा वैल्यू a का पावर m का। और क्या a का वैल्यू हम लोगों को दिया गया था पहले या हमने निकाला था। तो आप बोलोगे हाँ निकाला था हमने। कितना वैल्यू है, 3 1 -4 -1। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 2 × 2 2 2 सेम है। और नया मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 2, मतलब 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे। ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, तो फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ। क्या हो जाएगा ये, 3 × 1 + 2m -4m × -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो बीच में प्लस का साइन था वो प्लस ही रहेगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, +4m। अब ये है फर्स्ट रो का पार्ट तो है, लेकिन सेकेंड कॉलम का पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 -4 × 1 + 2m प्लस -4m × -1, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, +4m। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का पार्ट है, तो सेकेंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ। क्या हो जाएगा,
m इंटू 3m प्लस 1 इंटू -2m, तो क्या हो जाएगा 1 - 2m। उसी तरीके से ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा -4m -1 इंटू ये, तो ध्यान से देखिए -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, -1 इंटू -2m क्या हो जाएगा +2m। क्योंकि यहाँ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो बीच का साइन प्लस है वो अफेक्टेड होगा, तो आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। -1 इंटू 1 -1 हो गया, -1 इंटू -2m +2m हो गया। इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा ध्यान से देखिए, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू 2m 6m प्लस 4m। इधर वाला वैल्यू क्या है -4 इंटू 1 तो -4, -4 इंटू +2m तो -8m प्लस 4m, 3m -2m क्या हो जाएगा m + 1, -4m + 2m तो -2m, और -1 है तो वो तो वैसे ही रहेगा। अब इसके वैल्यू को निकालिए, क्या हो जाएगा ये 3 + 6m + 4m तो 3 + 10m, -4 -8m है प्लस 4am है, तो ध्यान से देखिए ये -4 तो ऐसे ही रहेगा, -8am + 4am क्या हो जाएगा -4m, m + 1 -2m + 1 सॉरी -1, तो क्या दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। देखिए इधर वैल्यू क्या आया था RHS में 3 + 2m और इधर क्या आ रहा है 3 + 10m, मतलब हम लोग कहीं पे हम लोगों ने शायद मिस्टेक किया है। तो एक बार फिर से मिलाते हैं, 1 + 2m 1 + 3 इंटू 1 3 हो गया, प्लस 3 इंटू 2m 6m हो गया, -4m इंटू 1 है तो -4m हो जाएगा। यहाँ पे हमने मिस्टेक थोड़ा सा कर दिया, -4m। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6m - 4m दैट इज 2m। अब ध्यान से देखिए n का वैल्यू m + 1 रखने पे जो RHS में वैल्यू आ रहा था और जो आर्टिफिशियली हमने जो वैल्यू दिया हुआ था उसको उसके हेल्प लेके वैल्यू निकाला LHS का, उसका भी सेम वैल्यू आ रहा है। तो ऐसे बोला जाता है कि अब ये इक्वेशन जो दिया गया है, जनरल रिलेशन दिया गया है, वो सही है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है n = 1 के लिए, फिर n = 2 के लिए भी चेक किया जाता है, लेकिन आप फिर n = m के लिए वैल्यू निकालिएगा और फिर वैल्यू चेक कीजिएगा n + m के लिए। क्या n + m के लिए वैल्यू पे LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है। अगर बराबर आएगा तो फिर प्रूव हो जाएगा, जो रिलेशन दिया रहेगा उसको लिखेंगे हेंस प्रूव दिस रिलेशन इज ट्रू। क्लियर है। ये एग्जामिनेशन में आपका नहीं आने वाला है, थोड़ा सा एडवांस बनने के लिए डाला गया है। सुमन, डॉक्टर सुमन के द्वारा, जो ऑथर है उनके द्वारा दिया गया है कि कुछ अलग आप लोग सीखें। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, कुछ अलग सीखे होंगे आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और मज़ेदार है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है देखिए, बोलता है अंडर व्हाट कंडीशन द मैट्रिक्स A⁴ या A² - B² इज इक्वल टू A - B इंटू B - A। बोलता है कि किस कंडीशन में A⁴ माइनस B⁴ बराबर हो जाएगा, मतलब इधर भी इनडायरेक्टली A⁴ माइनस B⁴ किस कंडीशन में आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, क्या RHS में जो दिया हुआ है हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं
a इंटू बी माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए, ये क्या हो जाएगा a इंटू बी ए बी, a इंटू माइनस ए का पावर 2 माइनस बी का पावर, रिलेशन हम लोगों को a माइनस बी, हमने फिर थोड़ा सा मिस्टेक किया, क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ है, देखते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो अब ये क्या हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी, b इंटू ए प्लस बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ये a इंटू ए का पावर 2 प्लस a इंटू बी, तो ए बी हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए तो माइनस बी ए, माइनस बी इंटू बी तो माइनस बी का पावर 2। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस कंडीशन में इधर भी a का पावर 2 माइनस बी का पावर 2 आएगा। तो ध्यान से देखिए, हमको लाना क्या है, सिर्फ इधर ये टर्म और इस टर्म को रहने देना है, बाकी जो बच गया उसके साथ मतलब उसका वैल्यू जरूर 0 होगा, तभी इधर भी ये टर्म आ पाएगा। फिर से समझिए, हम लोगों को क्या बोल रहा है कि किस कंडीशन में इधर जो टर्म है ये टर्म इधर आ पाएगा। तो हमने इसको एक्सपेंड किया तो हम क्या पा रहे हैं, यहाँ वो दोनों टर्म तो है लेकिन कुछ एडिशनल टर्म भी है। तो सिर्फ ये दोनों टर्म रहने देने के लिए क्या जरूरी है कि इन दोनों टर्म का वैल्यू 0 के बराबर हो। तो अगर हम इन दोनों का वैल्यू 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर ए बी और बी ए दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और इधर सिर्फ क्या बचेगा a का पावर 2 और माइनस b का पावर 2। तो हम लोग लिखेंगे अंडर दिस कंडीशन, विच कंडीशन, तो अंडर व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए द वैल्यू ऑफ a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 विल बी इक्वल टू दिस वन। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा अगर डाउट रहे, कुछ भी डाउट रहे तो आपको क्लियर कर लेना है। मैंने आपको बताया भी है आप कहाँ से डाउट क्लियर करोगे। मैं ऐप में आपको फैसिलिटी दिया गया है, आप वहाँ पे भी डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आप वहीं पे मैसेज करेंगे, उसको पूछेंगे, मैं आपको तुरंत रिस्पांस देके आपका डाउट को क्लियर कर दूँगा। लेकिन डाउट अपने माइंड में नहीं रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अब मेन टाइप पे आते हैं कि जो क्वेश्चन में वर्ड दिया रहे तो वहाँ पे कैसे मैट्रिक्स को क्रिएट करना है, कैसे क्वेश्चन को बनाना है, वो थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं आई होप आप सभी के पास पीडीएफ होगा। मैंने पहले ही बोला है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया गया है ऐप सेक्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेंदी और बहुत ही बड़ा है। सो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है फिर आप पीडीएफ इस नंबर पे मैसेज करके ले लेंगे या ऐप सेक्शन से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास बुक है तो ये एग्जाम्पल नंबर 18 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल 18 को समझते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन बाइज 8 डजन ऑफ मैंगोज। ध्यान से समझना एकदम क्वेश्चन क्या बोलता है। कोई एक आदमी है, वो मैंगो कितना लिया है, 8 डजन लिया है। 10 डजन ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स कितना लिया है, 10 डजन लिया है। और 4 डजन ऑफ बनाना, 4 डजन बनाना लिया है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से समझेंगे कॉस्ट, अगर कॉस्ट दिया हुआ है कि अगर 1 डजन का दाम 18 है, अगर मैंगो की बात की जाए तो मैंगो का 1 डजन का दाम 18 रुपीज़ है। 9
रुपी एप्पल का है, 18 डजन एप्पल्स, 9 डजन, 9, और बनाना का कितना है 6 रुपी पर डजन। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज बाउट बाय अ रो मैट्रिक्स एंड प्राइस बाय अ कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट बोल दे रहा है क्या कि रिप्रेजेंट करिए, किसको रिप्रेजेंट करिए, कहाँ पे करिए। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, क्वांटिटीज बाउट बाय अ रो मैट्रिक्स, जो क्वांटिटी लिया जा रहा है उसको रो मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो अगर आपको याद हो रो मैट्रिक्स बोला जाए तो हम लोगों का मतलब क्या हुआ कि एक कॉलम में हम लोग मैंगो को रखेंगे, दूसरे कॉलम में एक ही रो होना चाहिए, इसका रो मैट्रिक्स का कंसेप्ट ये है। तो एक कॉलम में हम लोग मैंगो को रखेंगे, दूसरे कॉलम में एप्पल को रखेंगे, तीसरे कॉलम में बनाना को रखेंगे। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया जो क्वांटिटी एप्पल्स जो फ्रूट्स का परचेज किया था हमने रो मैट्रिक्स के फॉर्म में। आगे क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए, रिप्रेजेंट द प्राइस बाय अ कॉलम मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही कॉलम होना चाहिए। तो एक कॉलम के अंदर पहले रो में 18 हमने लिखा, 9 लिखा और 6 लिखा। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए, ये जो है हमने एक कॉलम के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि ये कॉस्ट है, और कॉस्ट मतलब बोलने का मतलब इन तीनों का नेचर सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक बनाना था, एक एप्पल था, एक मैंगो था, तीनों अलग कैटेगरी का है। तो इसलिए मजबूरन हम लोग उसको सेम एक कॉलम के अंदर तभी लिखेंगे हम लोग जब वो सेम कैटेगरी का होगा, नेचर सेम होगा। यहाँ तो तीनों अलग अलग है तो उसको हम लोग एक कॉलम में नहीं लिख सकते थे। आई होप आप समझ पाए होंगे कि कब आपको कॉलम में किसको लिखना है किसको नहीं। जैसे ही हम लोग एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे और इस अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे, अगर 5 एक पेन का कॉस्ट दे देता था हम लोगों को 2 रुपया, तो 5 पेन का हम लोग क्या करते थे 5 × 2। तो हम लोगों को क्वांटिटी पता है, टोटल फ्रूट्स हमने इतना परचेज किया है, टोटल कॉस्ट हम लोगों का पता है कि यहाँ पे इतना कॉस्ट हम लोगों को पे करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा, सो दिस क्वांटिटी इनटू हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी इनटू कॉस्ट पर डजन। अब इसको निकाल देंगे, जो वैल्यू आएगा उससे क्या पता चलेगा कि एप्पल्स मैंगोज को खरीदने में टोटल इतना कॉस्ट लगा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे निकाल ही लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, तो ये हो गया एक रो है, कॉलम 3 है, इसमें क्या है 3 कॉलम है, 3 रो है, कॉलम 1 है। मल्टीप्लिकेशन होगा और जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा 1 × 1, मतलब एक रो एक कॉलम होगा सिर्फ। तो इसका मतलब क्या है, इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको फर्स्ट रो ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 18 × 18 प्लस 10 × 9 प्लस 4 × 6। अब इसका वैल्यू को निकाल दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे निकालना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें समझने लायक बात क्या था, समझने लायक सिर्फ एक पॉइंट था, वो था कि कैसे इसको कॉलम के अंदर क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इसको रो के अंदर क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रो मैट्रिक्स के अंदर। यही सिर्फ समझने वाला बात था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट इज टू बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। किसी कंपनी के पास टोटल कितना रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए 30,000, लेकिन 2 बॉन्ड पे उसको इन्वेस्ट करना है।
तो अभी हम लोगों को पता नहीं है कि वो उससे पहले बॉन्ड पे कितना इन्वेस्ट किया है और दूसरे बॉन्ड पे कितना इन्वेस्ट किया है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आगे बता रहा, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। लेकिन इतना बात बता दिया भाई साहब कि जो पहला बॉन्ड होगा उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 5%। और जो सेकेंड बॉन्ड है उसमें इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, तो 7%। तो 7/100। आप अगर बुद्धिमान हो गए, क्योंकि आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं हम लोग, और कॉमर्स के विद्यार्थी होने के नाते इतना तो क्लियर है, अगर इसका इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है इसमें तो कोई भी इसी बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना चाहेगा। लेकिन क्या होगा, उसको निकालना पड़ेगा, कितना इस बॉन्ड पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट करेगा, कितना इस बॉन्ड पे इन्वेस्ट करेगा, उसको समझते हैं। तो अभी आगे क्या बोल रहा है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of 2000। अब यहाँ पे ट्विस्ट ला दिया है। क्या बोल रहा है, आप जो भी बॉन्ड इसमें पे करना चाहते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फर्स्ट बॉन्ड में, जो भी इन्वेस्टमेंट आप सेकेंड बॉन्ड में करना चाहते हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैंने आपको रेट बता दिया है दोनों बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट करने का। मेरे को सिर्फ किससे मतलब है कि हमको बाद में टोटल 2000 इंटरेस्ट आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज़ को इन्वेस्ट किया है, सेकेंड बॉन्ड में हमने कितना इन्वेस्ट किया है, अगर पहले में x कर दिया, अगर हमारे पास 10 रुपया है, हमने अपने छोटे भाई को 2 रुपये दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे हैं, 10 - 2। तो उसी तरीके से 30,000 में अगर हमने x अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है फर्स्ट बॉन्ड पे, तो सेकेंड में कितना हमने ऑब्वियसली इन्वेस्ट किया होगा, 30,000 - x। तो अब ध्यान से समझिए, ये एक बॉन्ड है और ये एक अलग बॉन्ड है, तो इसको किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, रो मैट्रिक्स के थ्रू। यही कंसेप्ट समझने वाला बात है कि किसको रो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, किसको कॉलम मैट्रिक्स में। इतना तो सभी को पता है कि इन्वेस्टमेंट में जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को 2000 लाना है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी क्या है, ये समझना कि इन्वेस्टमेंट वाला जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो किस फॉर्म का होगा। क्लियर है? तो ध्यान से समझिए, क्योंकि ये फर्स्ट बॉन्ड में जो अमाउंट लगाया जा रहा है उसका प्राइस कुछ अलग है, इसका प्राइस कुछ अलग है। तो हमने क्या बोला, जैसे ही अलग का बात आया तो वो सेम कॉलम में नहीं आएगा। क्लियर है? वो एक अलग कॉलम का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने फर्स्ट कॉलम में x को लिखा, दूसरे में 30,000 माइनस x को लिखा। अब इंटरेस्ट रेट, भाई नेचर तो सेम है, आपको प्रॉफिट ही देने वाला है जो भी रेट है, चाहे 5% हो या 7% हो, तो वो रेट है। तो सेम नेचर क्या है, मतलब उसको एक कॉलम के अंदर लिख सकते हैं 5% × 7%, और इन दोनों का प्रोडक्ट टोटल हम लोगों को कितना आना चाहिए, 2000 के बराबर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से बताइए, कितने रो हैं इसमें, रो तो एक ही है, कॉलम क्या है, 2 है, और इसमें क्या कहानी है, इसका कॉलम तो रो 2 है लेकिन कॉलम 1 है। मतलब वैल्यू जो आएगा हम लोगों को 1 × 1 आएगा, और इधर 2000 के बराबर कुछ हम लोगों को अमाउंट दिया गया है। अब इसको निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, x × 5% प्लस 7% × 30,000 माइनस x,
और यही जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर। अब इसको कैलकुलेट करिए, ये क्या हो जाएगा, x इंटू 5/100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 2000। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5x/100 प्लस 7 इंटू 3 21, आगे जितना जीरो है लगा दीजिए, माइनस 7x/100 इज इक्वल टू 2000। ये क्या हो जाएगा, अब तीनों के बेस में 100 है, अब इसको कैंसिल मत कर दीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, बेस में सेम 100 है तो एलसीएम लेने में और आसानी होगा। ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 21 के आगे 4 जीरो प्लस माइनस 7x इज इक्वल टू 2000। अब इसके वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे, ये अब आपका जिम्मेवारी है। इस 100 को इधर लाइए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा -2x प्लस इतना। अब वहाँ से x y का वैल्यू निकालिए और वहाँ से फर्स्ट फंड में कितना इन्वेस्ट किया गया था, सेकंड में कितना, उसको निकालेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 और 6 नंबर, इसमें हम लोग कोई एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी टाइप है। यहाँ पे आपको खुद मैट्रिक्स बना दिया है तो आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दो बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, कोई 3 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है कोई मैन्युफैक्चर। तो अब अपने से सोचना है, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट का नाम बोल रहा है ए बी सी, तो ए प्रोडक्ट नेचर तो सेम होगा, मतलब उसको एक कॉलम के अंदर लिख सकते हैं। बी का और यहाँ पे क्या बोल रहा है, आगे थोड़ा पढ़ते हैं, विच आर सोल्ड इन आगरा एंड रांची, और उसको जो प्रोड्यूस किया जा रहा है तीनों प्रोडक्ट को सोल्ड कहाँ पे, किस प्लेस पे किया जा रहा है, एक को आगरा में, दूसरे को रांची में। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर तीनों का प्राइस बता दिया जाए, अगर ए का प्राइस है 3 पर यूनिट, 4 पर यूनिट, 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो हम लोगों को बताइए टोटल रेवेन्यू उस मैन्युफैक्चर को कितना जनरेट हुआ होगा जब वो उस कमोडिटी को मार्केट में बेचेगा, दोनों प्लेस पे बेचेगा, दोनों सेंटर पे बेचेगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली खुद वो एक मैट्रिक्स तैयार कर दिया है, ए बी सी। अब सोचना है आपको, क्योंकि ए जो होगा उसका नेचर तो सेम है, मतलब उसको जो हम लोग मैट्रिक्स में रखेंगे वो एक कॉलम में रखेंगे। अब आगरा में आपको बोल रहा है या रांची में बोल रहा है, उसके क्या अंतर है, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले आगरा का बात किया गया है कि आगरा में एक 4000 यूनिट सोल्ड किया गया है, तो पहले 4000 लिखेंगे। फिर बता रहा है रांची में 10,000 यूनिट सोल्ड किया गया है, क्योंकि सेम टाइप का है तो यहाँ क्या लिखेंगे 10,000। बस कंसेप्ट ये समझने वाली है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये समझना है कि हम कब एक कॉलम के अंदर रखेंगे, कब अलग कॉलम का फॉर्मेशन करेंगे। आगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 7,000, 8,000, 9,000, 8,500। अब आगे क्या बता रहा है कि भाई साहब अगर तीनों का प्राइस इतना है तो हमको बताइए कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू होता क्या है, रेवेन्यू बोलने का मतलब आपके पास जितना यूनिट है, अगर आप एक प्रोड्यूसर है उसको बेचने से आपके पास कितना आमदनी, आपके जेब में कितना पैसा आएगा वो बताना है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप कोई पेन बेच रहे हो, वो एक उसका प्राइस है 5 रुपये, आपने 5 पेन 5 यूनिट को बेचा है, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आपके पास कितना जनरेट होगा
25 रुपीज़। तो इसको रेवेन्यू बोलते हैं। कोई भी यूनिट अगर प्राइस दिया हुआ है तो उसको बेचने से कितना आमदनी, कितना जेब पैसा उसके जेब में जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे प्राइस क्या बताया हुआ है, ए का 3 रुपीज़ पर यूनिट, बी का 4, सी का 5। अब ध्यान से देखिए, दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए। तो इसका ऑर्डर क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर है 2 × 3। इसका क्या है ऑर्डर, तो 3 × 1। मतलब इसका क्या हुआ कि हम लोगों को जो वैल्यू आएगा रेवेन्यू का वो कुछ ऐसा आएगा जिसमें 2 रो होंगे लेकिन कॉलम 1 होंगे। तो ऑब्वियसली वही होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को क्या पता करना है कि आगरा से उसके पास कितना पैसा आया बेचने पे। ABC बेचने से उस प्रोड्यूसर को आगरा से टोटल कितना पैसा आया और रांची से कितना पैसा आया। तो पहला वाला जो रेवेन्यू होगा वो आगरा का रेवेन्यू होगा और दूसरा वाला जो होगा वो किसका होगा, रांची का होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4000 × 3 12,000 प्लस 7000 × 4 28,000 प्लस 9,000 × 5 45,000 10,000 × 3 30,000 प्लस 8,000 × 4 32,000 प्लस 8,500 × 5 5 × 5 25 8 × 5 40 प्लस 2 दैट इज़ 42। अब इसको ऐड करिएगा और लास्ट में जो भी वैल्यू यहाँ आएगा उसको बोलिएगा आगरा में उतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और रांची में इतना। तो ये आपका रेंट वर्क है और जो बाकी बचा हुआ है एक क्वेश्चन उसको बनाइए रेंट के रूप में। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइप का है। आज यहाँ पे हमारा क्लास ऑफिशियली इसका ख़त्म हो रहा है। अभी हम लोग 1-2 और लाइव सेशन इस पे करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उस लाइव सेशन में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और जैसे बोला जाता है हिंदू रीति रिवाज में, इति श्री देव खंडे सप्तमो अध्याय समापो वाच। तो अब हम लोगों का इसमें तो 7 अध्याय नहीं था, टोटल 6 टाइप था। तो हमने टोटल 6 टाइप को कंप्लीट कर लिया है और इनडायरेक्टली मैट्रिक्स चैप्टर को ओवरऑल हमने कवर कर लिया है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट रहे तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको डाउट अपने पास नहीं रखना है, उसको आगे क्या करना है, उसको आगे फ्लो कर देना, बढ़ा देना है। तो चलिए, डाउट है तो उसको पूछ लेना है, क्लियर कर लेना है। ध्यान रखिए अपना और टेक केयर, अच्छे से रहिए।